हेलो एस्पिरेंट्स, वीजीएम के इस सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में, हाउस ऑफ पीपल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था राज्यसभा के बारे में, तो आज के सेशन में हम लोकसभा, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एस्पिरेंट्स को रोज की तरह इंफॉर्मेशन रहती है कि यह लेक्चर आपके लिए PSSB, PPSC, मास्टर कैडर SST, ETT, SSC, स्टेट PSC, UPSC और RRB रेलवे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और भी है, आप उन पे विजिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को कीजिए फॉलो। यूट्यूब पे ऑलरेडी है हम, विश्व ज्ञान मंत्रा फेसबुक पेज पे भी है। इसके साथ साथ विश्व ज्ञान मंत्रा का ऑफिशियल चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको डेली की जो अपडेट्स रहती है एग्जाम्स के रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन कोई किसी एग्जाम को लेकर आता है या कोई रिजल्ट आता है। इसके साथ साथ यहाँ पे फ्री जो है मटेरियल भी पड़ा हुआ है, स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप जाके जो है इसको एक्सेस कर सकते हो। विश्व ज्ञान मंत्रा इंस्टाग्राम पे भी है, आप हमें फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे अगर कोई आपकी क्वायरी हो तो 9111500017 पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक और बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम अपने सेशन की करते हैं शुरुआत। तो कहता है कि लोकसभा का कंसेप्ट कहाँ से बोरो किया गया है और ये असल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या कब ये सामने आया था। देखिए, वैसे तो हमें पता है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 1935 का जो एक्ट आया था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है ना, वहां से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 70% से ज्यादा जो पार्ट है यहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है। और इसी में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम वो मेंशन था, और इस कंसेप्ट को पार्लियामेंट के जो संसद के जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हमने बोरो कर लिया था कहाँ से? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से संसद के कंसेप्ट को फॉलो कर लिया था। संसद के दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो लोकसभा जिसको इनिशियली जब इसको लागू किया गया था, इनिशियली जब ये बना था तो इसको कहा जाता था हाउस ऑफ पीपल, और दूसरा था राज्यसभा जिसको कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। पर 1954 के अंदर जो है इन दोनों का नाम चेंज करके लोकसभा कर दिया गया और राज्यसभा कर दिया गया। तो इस कंसेप्ट को हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। मतलब पार्लियामेंट में जितने भी कंसेप्ट आएंगे, चाहे वो संसद के दोनों हाउस हो, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हो, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, अटॉर्नी जनरल, इस कंसेप्ट को हमने बोरो किया हुआ है कहाँ से? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो उसके बाद में क्या होता है कि आज़ादी के बाद में हमारे देश के अंदर पहले जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं। जब भी जनरल इलेक्शन, आम चुनाव की बात आती है तो आपके सामने दो चुनाव का जिक्र आता है। आम चुनाव, जब भी आम चुनाव की बात आएगी तो दो चुनाव आएंगे, एक तो आएगा इसमें लोकसभा का चुनाव और दूसरा आएगा विधानसभा का चुनाव। जो लोकसभा का चुनाव है, ठीक है ना, लोकसभा का चुनाव आएगा, दूसरा विधानसभा का। विधानसभा आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो 28 राज्य है, उन राज्यों की जो विधानसभा और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा है, उनके जो इलेक्शन करवाए जाते हैं, उन इलेक्शन को हम जनरल इलेक्शन, आम चुनाव कहते हैं। इसमें खास बात ये होती है कि जब सभी सीटों पर क्या होता है, जब सभी सीटों पर चुनाव हो, सीटों पर जब चुनाव हो तो उस प्रकार के चुनाव को हम क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन कहते हैं। ठीक है। और लास्ट टाइम हमारे देश में लोकसभा का आम चुनाव 2019 के अंदर हुआ था, ठीक है ना, 2019 के अंदर 70th लोकसभा चुनाव। अभी हमारे देश के अंदर जो है 2024 के अंदर जो है नेक्स्ट लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इसी तरीके से विधानसभा के जो चुनाव होते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग समय में इनके चुनाव करवाए जाते हैं, और उन्हीं चुनाव को जो है आम चुनाव कहते हैं। आम चुनाव के साथ साथ बाई इलेक्शन भी होते हैं जिसको उपचुनाव के नाम से जाना जाता है। अब उपचुनाव का कंसेप्ट क्या होता है? उपचुनाव के अंदर जब खाली सीट पे या वैकेंट सीट के ऊपर, खाली सीट के ऊपर जब चुनाव करवाया जाता है, ये एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो उस प्रकार के चुनाव को हम क्या कहते हैं? उस प्रकार के चुनाव को हम कहते हैं उपचुनाव, बाई इलेक्शन।
तो हमारे देश के अंदर पहले जनरल इलेक्शन 1951-52 के अंदर हुए थे, मतलब 1951-52 के अंदर जनरल इलेक्शन हुए थे, मतलब लोकसभा के भी चुनाव करवा दिए गए और सभी राज्यों की विधानसभा के जो चुनाव है वो इकट्ठे करवा दिए गए, मतलब 1951 1952 तक 1952 तक ये चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में 1952 ईस्वी के अंदर जो है लोकसभा का और राज्यसभा दोनों का गठन हो गया था। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा के अंदर देखते हैं सीटें कितनी हैं। तो जब स्टार्टिंग के अंदर इलेक्शन करवाया गया था तब मुझे एक चीज बताइए कि जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, मैं बता दूंगा वैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो जब पहली बार जनरल इलेक्शन हमारे देश में 1951 और 1952 के अंदर करवाया गया था तब कितनी लोकसभा की सीटों पर इलेक्शन करवाया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि जब हमारे देश में पहली बार 1951-52 में जनरल इलेक्शन करवाया गया था तब कितनी लोकसभा की सीटों के ऊपर इलेक्शन करवाया गया था। लोकसभा की एट प्रेजेंट जो सीट है वो है 545। कितनी है? 545, जिसमें 2026 तक कोई चेंज नहीं हो सकता। मतलब कि मैक्सिमम जो सीटें हैं लोकसभा की वो कितनी है? मैक्सिमम लोकसभा की जो सीटें हैं वो है हमारे सामने 552। याद रखिएगा 552 मैक्सिमम लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एट प्रेजेंट 545 लोकसभा की जो सीटें हैं वो सीटें हैं लोकसभा के अंदर जिन पे इलेक्शन होता है, लेकिन मैक्सिमम जो सीटें हैं वो 552 है। इनको 2026 तक जो है कोई चेंज नहीं किया जाएगा। असल के अंदर जब सीटों का बढ़ाना होता है, घटेगी तो है ही नहीं, बढ़ेगी। तो जब भी सीटों को बढ़ाया जाता है तो सबसे पहले सेंसस को ध्यान में रखा जाता है। सेंसस को क्यों ध्यान में रखा जाता है इसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि सेंसस को क्यों ध्यान में रखा जाता है। इसी से रिलेटेड एक हम कह सकते हैं एक काउंसिल या कमेटी बनाई जाती है, काउंसिल बना कहते हैं जिसको डीलिमिट कमीशन बनाया जाता है, जिसको डीलिमिटेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। परिसीमन आयोग के बारे में जो है आने वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा के अंदर देखें तो लोकसभा की जो मैक्सिमम सीटें हो सकती है वो 552, लेकिन एट प्रेजेंट कितनी है? 545। अब इसमें से 552 में से क्या है देखिए 552 में से जो है 20 सीट्स है, 20 सीटों को जो है यूटीज के लिए रखा गया है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखा गया है, और इसमें से 20 माइनस कर दे तो कितनी आ जाएगी? 532। 532 जो सीट है वो किसके लिए है? वो स्टेट्स के लिए जो है रखी गई है, रिजर्व की गई है, ठीक है ना, स्टेट्स के लिए इनको रखा गया है। लेकिन एट प्रेजेंट के अंदर अभी मैं प्रेजेंट की बात करूं, एक मिनट, हाँ जी। तो प्रेजेंट के अंदर क्या है? प्रेजेंट के अंदर जो यूटीज की है 545 सीटें, उन 545 में से यूटीज के लिए जो 19 सीटें अभी तक हो चुकी है। जिसके एग्जांपल की बात करें तो दिल्ली के अंदर कितनी सीटें हैं? 7। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली से केंद्र शासित प्रदेश 7 हो गई और 5 हो गई जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में 5, दिल्ली के लिए कितनी होगी? 7। टोटल कितनी होगी? 12। ठीक है ना, टोटल कितनी सीटें होगी? 12। ठीक है ना, टोटल 12 सीटें। याद रखना जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सीटों को कितना रखा गया? 5 रखा गया। तो इस प्रकार से यूटीज के अंदर जो है बाकी यूटीज के लिए जो है एक एक जो सीटें हैं उनको रखा गया है, ठीक है ना। जैसे उसके बाद में आ गई दिल्ली के लिए 7 आ गई, जम्मू कश्मीर के लिए 5 आ गई, टोटल हो गई 12। हमें चाहिए 19, पीछे कितनी रह गई? पीछे रह गई 7। अब कितने केंद्र शासित प्रदेश रह गए? 6 रह गए। तो 6 में से मतलब किसी एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 2 सीटें होगी तो वो होगी लद्दाख, ठीक है ना। तो इस प्रकार से टोटल जो है 19 सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब हुआ ये था कि जो अभी तक आपने एंग्लो इंडियन के बारे में सुना होगा, अभी तक आपने एंग्लो इंडियन के बारे में देखा भी होगा, सुना होगा, लेकिन एट प्रेजेंट जो एंग्लो इंडियन के बारे में जो है मेंशन नहीं किया जाता। देखो जब 545 सीटें थी तो उसमें से 543 जो सीटें थी वो इलेक्टेड थी, 2 एंग्लो इंडियन को रखा जाता था। एंग्लो इंडियन, ठीक है ना,
एंग्लो इंडियन जो थे इनकी सीटों को रिजर्व किया जाता था क्योंकि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है इनको दी जा सके लोकसभा के अंदर। पर अभी रिसेंटली 2020 के अंदर क्या हुआ है कि 2020 के अंदर एंग्लो इंडियंस की जो पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर जो काफी कम हो गई है, तो उसके बाद में जो एंग्लो इंडियन की जो सीटें हैं इनको क्या कर दिया गया, इनको खत्म कर दिया गया, इनको यहाँ से हटा दिया गया है। तो इसके लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट की थी, उस अमेंडमेंट का जिक्र यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। वो है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। 104वीं जो संविधान संशोधन 2019 के अंदर हुई थी, इस संशोधन के अंदर लोकसभा में जो सीटें हैं उनको रिजर्व कर दिया गया है। एक तो एससी और एसटी को फर्दर कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। जो एससी सीटें उनकी संख्या 84, एसटी सीटें जो उनकी संख्या कितनी है 47, डबल है याद रखना। एसटी सीटें जो है 47 है लोकसभा के अंदर, एससी सीटें जो है 84 है। हमारे देश के अंदर लोकसभा में और विधानसभा के अंदर जो है कम्युनिटी बेस के ऊपर जो है, ठीक है ना, एससी और एसटी जो है इनकी सीटों को रिजर्व रखा गया है। याद रखना महिलाओं के लिए कोई भी सीटों का 1/3 जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, जैसे पंचायती होगी, नगर पालिकाएं होगी, उनके अंदर रखा गया है। बट लोकसभा और विधानसभा के अंदर महिलाओं को जो है एक रिप्रेजेंटेशन जो है नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 104वीं संविधान संशोधन हुई थी। इस संशोधन के अंदर क्या हुआ था, जो एंग्लो इंडियंस थे ना, तो एंग्लो इंडियंस की जो सीटें हैं उनको जो है स्क्रैप कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया, है ना। तो इसके साथ जो है एससी और एसटी सीटों को जो है आगे फर्दर 10 साल के लिए, मतलब 2030 तक जो है इनको फिर बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं हमारे जो लोकसभा है उस लोकसभा का मेंबर बनने की क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक हो। सेकंड जो है 25 ईयर्स ऑफ एज, मतलब उसकी 25 साल की जो एज है, इससे ज़्यादा 25 साल प्लस से ज़्यादा कंप्लीट हो, ठीक है ना। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उस पे ना हो। मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कौन डिसाइड करता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिसाइड करता है, इज डिसाइडेड बाय, किसके द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है। याद रखना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जो है किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसके साथ साथ टाइम टू टाइम जो है इसकी क्वालिफिकेशन में चेंज किया जा सकता है, किसके द्वारा, अगर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन में कुछ भी चेंज करना हो या कोई नई चेंज करनी हो तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अंदर चेंज किया जा सकता है या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा सकता है। और ये चेंज कर कौन सकता है, हमारे देश की पार्लियामेंट द्वारा चेंज किया जाता है, हमारे देश की जो संसद है उसके द्वारा चेंज किया जाता है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इलेक्शन मेथड। अब हमारे लोकसभा का जो इलेक्शन है वो उसका मेथड क्या है, तो ये एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना। ये जो है एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होगा, देखिए जो हमारे देश के अंदर जो वोटर्स होते हैं, वोट डालने की जो मिनिमम एज है वो कितनी है, जो 18 साल है ना। और आपको पता है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989, है ना। तो इसके तहत क्या था, वोट देने की जो उम्र है उसको 21 साल से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया था। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड को फॉलो किया जाता है। अब डायरेक्ट मेथड को फॉलो किया जाता है, हमारे देश के अंदर आम चुनाव हर 5 साल के बाद में होते हैं, लोकसभा के जनरली 5 साल के बाद में होते हैं। लास्ट टाइम 2019 के अंदर हुए थे, अभी 2024 के अंदर होंगे। तो हमारे लोकसभा के चुनाव के अंदर जो है एक सीट के पीछे जो है कितनी सीटों को रखा जाता है, एक सीट के पीछे कितनी पॉपुलेशन को रखा जाता है, पर्टिकुलर पॉपुलेशन होती है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर जो है जनसंख्या को रखा जाता है, याद रखना 6 मिलियंस, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर जनसंख्या को रखा जाता है 6 मिलियन, मतलब कि अगर कहीं पे 60 लाख की जनसंख्या तो वहां पे जो प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको मेथड को नहीं रखा जाता। तो अगर किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है वो 6 लाख से कम है तो फिर इस मेथड को जो है फॉलो नहीं किया जाएगा, पॉपुलेशन मेथड को फॉलो नहीं किया जाएगा। पर जनरली जो है एक सीट के पीछे जो है एक पर्टिकुलर जो जनसंख्या है पॉपुलेशन की वो होती है 20 लाख से लेकर, मतलब कि अगर 40 लाख होगी तो फिर वहां पे 2 सीटें कर दी जाएगी। तो 20 लाख से जो है इनकी सीटों को जो है निर्धारित किया जाता है। 1 मिलियन
नेक्स्ट, अब हम देखते हैं नॉमिनेशन। क्या लोकसभा के अंदर नॉमिनेशन है क्या? देखो 2019 से पहले, मतलब 2020 से पहले 104वां जो संविधान संशोधन किया गया था, कब? 2019 के अंदर। उससे पहले जो है एंग्लो इंडियंस को रखा गया था, एंग्लो इंडियंस, आपको पता है, ठीक है ना, एंग्लो इंडियंस को रखा गया था। लेकिन 104 जो संविधान संशोधन 2019 के अंदर हुआ था, इसके बाद में जो एंग्लो इंडियन की जो नॉमिनेशन है, ठीक है ना, उसको स्क्रैप कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। पहले इन एंग्लो इंडियन को जो हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा के अंदर, पर अभी इनका जो है नॉमिनेशन वो खत्म कर दिया गया। एससी और एसटी सीटें, अभी मैंने आपको बताया कि एससी और एसटी सीटों का जो रिजर्वेशन है उसको 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के तहत 2030 तक बढ़ा दिया गया है। लोकसभा के अंदर जो है एससी जो सीटें है वो कितनी है? 84 है, और एसटी जो सीटें उनकी संख्या कितनी है? 47। नेक्स्ट, फर्स्ट पास द पोस्ट। अब हम देखते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट का मेथड क्या होता है। देखो जैसे राज्यसभा के अंदर ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसमें लोकसभा के चुनाव में ऐसा नहीं होता। लोकसभा के चुनाव में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अब फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब क्या होता है? देखो मान के चलते हैं कि वैसे तो हमारी कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है ना, उसमें एन नंबर कितने भी जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, कितने भी कैंडिडेट लड़ सकते हैं इलेक्शन ना। तो जनरली क्या होता है कि इसकी जो फीस होती है 25,000 रुपये जो है, इसकी एक सिक्योरिटी फीस होती है एमपी के इलेक्शन के लिए। और एससी और एसटी को ये जो फीस है उसमें छूट दी गई है, 50% 12,500 की होती है। इसके साथ साथ जो है वहां पे एक जो है वोटर, रजिस्टर्ड वोटर जो है वो उसका नॉमिनी होना चाहिए, ठीक है ना, नॉमिनेट होना चाहिए, ताकि कोई पर्सन जो है अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो एक जो रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, ताकि वो उनका जो है नॉमिनेशन फॉर्म भर सके। नॉमिनेशन फॉर्म भरते टाइम जो है उसकी जो वो कह सकते हैं जो जमानत के तौर पर जो है चाहिए होता है किसी ना किसी पर्सन की जो नॉमिनेशन। अब होता क्या है, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक लोकसभा के चुनाव के अंदर ना जो 1 2 3 5 कहीं 10 कहीं 100 कैंडिडेट हो जाते हैं एक सीट के ऊपर, कहीं आजाद कैंडिडेट हो जाते हैं, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वोटों का जो परसेंटेज है ना, रेशियो जो है वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो मान के चलते हैं कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जीतने वाला, उसको 35, फिर 20, किसी को 10, किसी को 5, ऐसे करते करते मतलब नीचे वालों को सभी को 65% आ गया, और जो जीतने वाला है उसको कितना आ गया? 35%। अब होता क्या है कि ये जनरल इलेक्शन है, और इस मेथड में फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड को जो है फॉलो किया जाता है। जितने भी कैंडिडेट हो, चाहे जितने भी कैंडिडेट हो, उसमें जिसने सबसे ज्यादा वोट्स लिए हों, सबसे ज्यादा जिसने वोट्स लिए हों सिंपल मेजोरिटी से, अगर वो कैंडिडेट जीत जाता है, मतलब सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, वो कैंडिडेट जो है इस मेथड के अंदर जीता हुआ माना जाता है। तो इसमें देखोगे आप फर्स्ट पास, जो पहले पास किया द पोस्ट, पोस्ट उसके आप ऐसे याद रख सकते हो। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब ये होगा कि जितने भी कैंडिडेट हों, ठीक है ना, एक चुनाव की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, पर जिस भी कैंडिडेट ने सबसे ज्यादा मत लिए हो वो कैंडिडेट जब जीतता है तो उस मेथड को फर्स्ट पास द पोस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा। अब लोकसभा के ड्यूरेशन की बात करते हैं। देखिए लोकसभा जो है एक लोअर हाउस है, ये आपको पता है, एक लोअर हाउस है, ठीक है ना, कभी भी डिजोल्व हो सकता है। दूसरा एक पॉपुलर हाउस है ये। तीसरा एक नॉन परमानेंट हाउस है, मतलब ये कंटिन्यू नहीं रहता। ड्यूरेशन इसकी जो जनरली ड्यूरेशन होती है वो 5 साल की होती है, लेकिन इसको 5 साल से पहले भी जो है डिसॉल्व किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, ठीक है ना। कोई भी पार्टी अगर सरकार चलाती है तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि लोकसभा के अंदर उसकी मेजोरिटी हो। जब तक लोकसभा के अंदर सरकार की मेजोरिटी है तब तक वो सरकार चलाती रहेगी। अगर लोकसभा के अंदर इन्होंने कॉन्फिडेंस खो दिया, ठीक है ना, बहुमत खो देती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि सरकार को जो है रिजाइन देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व होने का कंसेप्ट नहीं आता। लोकसभा का कंसेप्ट होने का मतलब यही होता है कि फ्रेश इलेक्शन होना, ठीक है। तो लोकसभा जनरली इसकी जो टर्म होती है वो 5 साल की होती है, लेकिन लोकसभा 5 साल से पहले जो है डिसॉल्व हो सकती है, रद्द हो सकती है। अब इसको डिसॉल्व करता कौन है, इसको जो है खत्म करता कौन है? तो इसको जो डिसॉल्व किया जाता है हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा, और प्रेसिडेंट को ये डिसॉल्व करने के लिए बोलता कौन है? हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के कहने पर जो है प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व भंग कर सकता है, और भंग करने के बाद में
नेक्स्ट यही प्रोविजन होगा कि लोकसभा का जो चुनाव है वो दोबारा करवाया जाए। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी ओथ का कंसेप्ट, उनके रेजिग्नेशन का, उनकी एब्सेंस का और उनकी सैलरी के कंसेप्ट को देखते हैं। देखो सबसे पहले ओथ की बात करते हैं। तो जब भी लोकसभा की जो न्यू लोकसभा के मेंबर होते हैं, है ना, नई लोकसभा आई, उस नई लोकसभा के जो भी मेंबर्स होंगे उनको ओथ का कंसेप्ट आएगा सबसे पहले, ना, ओथ दिलाई जाएगी। तो ओथ दिलाएगा कौन? तो ओथ दिलाई जाती है हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा। याद रखना है यहाँ पे प्रेसिडेंट मेंशन है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है, इन केस प्रेसिडेंट नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंट द्वारा ठीक है ना, नियुक्त, अपॉइंट, प्रेसिडेंट द्वारा जो अपॉइंटेड एनी पर्सन, कोई भी पर्सन यहां पे हो सकता है, प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करेगा वो ओथ दिलाएगा लोकसभा के मेंबर को। जनरली ये क्या होता है, जनरली इसको प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है, और ये प्रोटेम स्पीकर जो है अस्थायी तौर पे जो है प्रेसिडेंट की साइड से जो नई लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको ओथ दिलाने का जो काम करता है। बाद में इस प्रोटेम स्पीकर को हटा दिया जाता है और लोकसभा के जो मेंबर्स है नए स्पीकर का जो है चुनाव करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं रेजिग्नेशन। लोकसभा के जो मेंबर है वो रेजिग्नेशन किसको देते हैं? तो लोकसभा के जो मेंबर है वो अपना जो रिजाइन है वो देंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है ना, स्पीकर होगा। ये अपना जो रिजाइन है वो किसको देंगे? स्पीकर को देते हैं, याद रखिएगा। एब्सेंस, अब लोकसभा का कोई मेंबर है वो इलेक्ट हो गया लोकसभा के अंदर, अगर वो लगातार एब्सेंट चल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो याद रखिएगा, अगर कोई लोकसभा का जो मेंबर है अगर लगातार एब्सेंट चल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अगर बिना सूचना दिए, बिना सूचना, विदाउट एनी नोटिफिकेशन, बिना कोई सूचना दिए अगर 60 डेज तक लगातार एब्सेंट रहता है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो मेंबरशिप है वो रद्द हो सकती है। 60 दिन तक बिना सूचना दिए हुए अगर एब्सेंट रहता तो उसकी मेंबरशिप रद्द हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं सैलरीज की। तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनकी सैलरीज और उनके जो अलाउंसेज है, उनकी जो पेंशन है, वो कौन तय करता है? वो तय की जाती है किसके द्वारा? हमारे देश की पार्लियामेंट द्वारा, हमारे देश की संसद द्वारा इसको तय किया जाता है। और इसको दिया जाता है कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसको दिया जाता है, इसका मतलब संचित निधि से इस दिन की जो सैलरी है वो दी जाती है। अब हम देखते हैं रिमूवल। लोकसभा के मेंबर को रिमूव कर देना, मतलब कि उसकी सीट को जो है उसकी इच्छा के क्या, अब इच्छा का मतलब ये नहीं है कि कभी भी उसको किसी भी तरीके से हटाया जा सकता है। उसने कुछ गलती की हो तो उस कंडीशन के अंदर जो है उसको रिमूव किया जा सकता है। दो तरीके हैं, एक तो इलेक्शन में गड़बड़, इलेक्शन में क्या कर दे? गड़बड़ कर दे। अब इलेक्शन में गड़बड़ हुई, इलेक्शन जीता, कोई भी मेंबर ने इलेक्शन जीत लिया और इलेक्शन जीतने के बाद में पता चलता है कि इसने तो इलेक्शन में गड़बड़ की, बूथ कैप्चरिंग वाला कंसेप्ट आ सकता है इसमें, ठीक है ना, या बूथ कैप्चरिंग चलो शो हो जाता है इसमें या तो पैसे देके वोट लेने की बात आ गई, या मतलब कि बांध कर या किसी पे प्रेशर बनाकर वोट लेने की बात आ गई है ना, या इसके अंदर जैसे अपनी जायदाद का गलत तरीके से मतलब कि ब्यौरा देना कि जायदाद ज्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है इलेक्शन में गड़बड़ हुई। इलेक्शन में जब गड़बड़ होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग, वो इस बात की जांच करेगा और वो जांच करने के बाद में रिपोर्ट देगा किसको? हमारे देश के प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जो है उस कंडीशन के अंदर रिपोर्ट में सही पाया जाता है तो उस कैंडिडेट को जो है रिमूव कर दिया जाता है। तो एक तो मेथड ये है। दूसरा जो मेथड है जिसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं दल बदल कानून, है ना, दल बदल कानून। अब इस दल बदल कानून के अंदर क्या होता है कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर काम करता है, विप की बात नहीं मानता, ठीक है ना, या अपनी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको छोड़कर काम करता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है। दूसरी कंडीशन है अगर कोई आजाद उम्मीदवार है ना, अनअपोज्ड कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ा और जीत गया, उसके बाद में अगर वो अनअपोज्ड कैंडिडेट है, आजाद उम्मीदवार है, तो
अगर वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन के बाद में, तब उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है। तीसरी कंडीशन है कि कोई नॉमिनेटेड जो मेंबर होता है बनने के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है। 6 महीने के बाद में अगर कोई वो पार्टी ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन के अंदर उसके ऊपर दल बदल कानून जो है वो लागू हो जाता है। तो दल बदल कानून के ऊपर जो है अंतिम फैसला कौन लेता है, हालांकि ये जुडिशियल रिव्यू में भी आता है अंतिम फैसला। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि इस फैसले के ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस कर सकती है। तो इस पर जो फैसला लिया जाता है वो लिया जाता है हमारे देश की लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर द्वारा इस पे अंतिम फैसला लिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर कोई मेंबर जो है उसने 3 साल की टर्म पूरी की, उसके 2 साल बची हुए थे, है ना, तो अब जो 2 साल का टाइम पीरियड है और बीच में मतलब कि 2-3 महीने के बाद में हो गया बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन मतलब उपचुनाव हो गए, एक सीट या इससे अलावा भी कोई सीट खाली हो, ठीक है ना, तो उपचुनाव हो गए। तो जो नया कैंडिडेट आएगा ना, न्यू कैंडिडेट आएगा, न्यू मेंबर आएगा, उस न्यू मेंबर की जो टर्म होगी वो बची हुई टर्म होगी, मतलब 2 साल या इससे कम रह गई हो तो वो बची हुई टर्म पूरी करेगा। अब हम देखते हैं डबल मेंबरशिप, ठीक है। तो इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंदर मेंशन किया गया, अगर कोई लोकसभा, आपने देखा होगा जनरली क्या होता है कि लोकसभा का एक जो कैंडिडेट है वो भारत में कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, भारत में वो कैंडिडेट कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। फर्स्ट चीज तो ये, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि वो भारत में रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, है ना। अगर लोकसभा, अब आपने कई बार ये देखा होगा कि कई बार लोकसभा के मेंबर रहते हुए कोई पर्सन विधानसभा का चुनाव लड़ जाता है, विधानसभा का मेंबर रहते हुए कोई पर्सन लोकसभा का चुनाव लड़ जाता है। पहले से तो वो मेंबर था, जो है दूसरी साइड से जो है मेंबर क्या है, नया बन जाता है, मतलब कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी मेंबर बन जाता है। या विधानसभा से मेंबर था तो लोकसभा से भी मेंबर बन गया। दूसरी कंडीशन में ये होता है कि एक पर्सन ने दो सीटों से इलेक्शन लड़ा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से भी इलेक्शन लड़ा, इधर गुजरात के अहमदाबाद से भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा, वडोदरा से। अब वहां से दोनों से अगर इलेक्शन जीत गए वो, तो एक ही टाइम के अंदर 2 सीटों से इलेक्शन जीत गए तो सीट तो एक ही रखनी पड़ेगी, है ना, या तो वाराणसी वाली या गुजरात वाली। तो उस कंडीशन के अंदर कौन से मेथड को फॉलो किया जाता है वही मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। अगर एक पर्सन जो है इलेक्टेड बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 डेज। अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस में अगर वो इलेक्ट हो जाता है तो उसको 10 दिन का टाइम दिया जाता है, इन विच ही डिजायर टू सर्व, और वो कौन से हाउस में जाना जाता है। इन डिफॉल्ट ऑफ सच इंटीमेशन ए सीट इन राज्यसभा बिकम वेकेंट। अगर उसकी जो दोनों हाउस से इलेक्ट हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट जो है, अगर 10 दिन के अंदर टाइम नहीं दिया जाता, समय में उसने आंसर नहीं दिया, तो राज्यसभा से उसकी जो सीट है वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। नेक्स्ट है, इफ ए सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज आल्सो इलेक्टेड द अदर हाउस। कोई भी एक मेंबर है अगर वो दूसरे हाउस से इलेक्ट हो गया तो जो पिछला हाउस है ना उससे सीट खाली हो जाएगी। तो इच्छा तो अगले इलेक्शन तभी लड़ा है ना कि मैं अगले हाउस में जाना चाहता हूँ, ऑलरेडी मेंबर है, तो पिछले हाउस से उसकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी। इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड 2 सीट्स इन द हाउस, एक ही हाउस के अंदर 2 सीटों से अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है, ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर वन, कोई भी एक बतानी पड़ेगी, अदरवाइज बोथ सीट वैकेंट, कोई भी एक सीट को उसको जो है बतानी पड़ेगी, अदरवाइज दोनों सीटें खाली हो जाएगी। पहली कंडीशन के अंदर जो है लोकसभा के दोनों हाउस से अगर वो कैंडिडेट जीत जाता है तो राज्यसभा के अंदर सीट खाली हो जाएगी। दूसरे हाउस से में दूसरी कंडीशन में क्या है कि एक हाउस का मेंबर है दूसरे हाउस में जा इलेक्शन लड़ा और जीत गया तो पिछले हाउस से उसकी सीट खाली हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन ये है, इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू सीट्स इन, लोकसभा की 2 सीटों के ऊपर ही उसने इलेक्शन लड़ा, दोनों ही जीत गया, तो फिर अगर एक चूज करनी पड़ेगी, अगर चूज नहीं करता तो फिर दोनों ही सीटें उसकी जो है खाली हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं कुछ चीजें और आपको बता रहा हूं कि स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं कई बार। यहां से स्टैटिक क्वेश्चन ये आते हैं कि 1 सेकेंड,
स्टेटिंग क्वेश्चन ये आता है कि भारत में लोकसभा की लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर आपसे पूछे पॉपुलेशन की बेस पे कि जनसंख्या के हिसाब से बताइए, तो फिर आएगा इसका आंसर मल्काजगिरी, मल्काजगिरी। और ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। इसमें 30,50,000 से ज़्यादा वोटर है। 2019 की जो इलेक्शन है लोकसभा की, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपसे एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछे एरिया के हिसाब से, तो फिर आएगा लद्दाख, ठीक है। क्या आएगा? लद्दाख आएगा। अगर आपसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछे, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछे एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछे तो फिर आएगा चांदनी चौक। चांदनी चौक कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। तो ये कई बार स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब मैं आपको भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर जो लोकसभा की सीट है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। जनरली यही पूछा जाता है कि जो है सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे है, सबसे कम सीटें कहाँ पे, उनके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कौन से स्टेट में है, सबसे ज़्यादा कम कौन सी स्टेट में, वगैरह वगैरह। तो मैंने यहाँ पे PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफिशियल जो साइट है गवर्नमेंट की वो ओपन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम अलग अलग राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की जो लोकसभा की सीटें उनकी सीटों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया इन्वॉल्व द वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ इलेक्टर्स। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखोगे कि कितनी सीटों पे इलेक्शन करवाए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे 343 सीटें दी हुई है ना। टोटल कितनी सीटें लोकसभा की? 545 सीटें हैं। उसके बाद में जो है ये कह रहा है कि 2 सीटें जो नॉमिनेशन से भरी जाती है एंग्लो इंडियन से, पर यहाँ पे अभी एंग्लो इंडियन खत्म हो गया है। उसके बाद में कहता है आउट ऑफ द इलेक्टिव सीट्स 79 आर रिजर्व फॉर SC एंड 41 आर फॉर ST। पर ये डाटा पुराना है। डाटा पुराना कैसे? यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो 24 फरवरी 2014 का ये डाटा है ना। पर अभी जो है लोकसभा की में और लोकसभा में SC जो सीट है उनकी संख्या 84 है और ST जो सीट है उनकी संख्या 47, ठीक है। तो अंडमान निकोबार के अंदर लोकसभा की 1 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है 42 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं। असम के अंदर 14 सीटें हैं। इसकी मैं एक ट्रिक लेके आऊँगा आप जरूर। बिहार के अंदर जो है टोटल 40 सीटें। कई बार आपको ना ऐसे सीक्वेंस पूछेंगे कि इधर आपको स्टेट दिया होगा, इधर लोकसभा की सीटें, आपने ये बताना कि सही मैच कीजिए इनका, है ना। सबसे ज़्यादा सीटें देखते हैं कौन से स्टेट की है। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें वो लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की है। कितनी है? 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं। और यहाँ पे देखोगे सिक्किम राज्य के अंदर 1 सीटें हैं। एक एक राज्य वाले जो है राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं। मिजोरम के अंदर भी 1 सीट है राज्य लोकसभा की। उसके बाद में हम आते हैं बस सिक्किम के अंदर और मिजोरम, ये 2 ऐसे स्टेट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो 1-1 सीटें हैं। और टोटल यहाँ पे आप देखोगे कितनी सीटें होगी? 543 सीटें होगी इलेक्टेड। बट अभी जो है 545 सीटें जो है वो इलेक्टेड होने वाली है। क्यों? 2024 के चुनाव के अंदर, क्योंकि एंग्लो इंडियन की जो सीटें हैं उनको क्या कर दिया गया? उनको स्क्रैप कर दिया गया है। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दे। नए सेशन में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।